बिहार के गांव गांव से चलकर नए सपने, नए इरादे लेकर प्रशांत कहते हैं बिहार बदल सकता है। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं ये आदमी नहीं बवाल है, बिहार का नया सूत्रधार है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कभी मोदी को इलेक्शन जिताने के लिए दिन रात एक किया था, और फिर वही आदमी मोदी को ही हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक वक्त था जब बिहार में नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी तक पहुंचाए, और आज वही व्यक्ति नीतीश को गद्दी से हटाने के लिए एक नया पार्टी बना चुका है। एक ऐसा बिहारी जो भारत के अनेक राज्यों में कितनों को सीएम के कुर्सी तक पहुंचाया और कितनों को वही कुर्सी से उतार भी दिया। एक ऐसा आदमी जो इलेक्शन को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक साइंस समझता है, और डेटा उसके लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि एक फॉर्मूला है जो जीत और हार दोनों का फैसला करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके रैलियों में लोग पैसों से नहीं आते, झूठ बोलकर नहीं लाए जाते, बल्कि अपने बिहार और अपने बेहतर भविष्य के लिए आते हैं। ये है कहानी उस शख्स की जिसका नाम है प्रशांत किशोर, और जिसका सपना है बिहार का एक नया समृद्ध भविष्य। इसलिए लोग कहते हैं प्रशांत नहीं है आंधी है, बिहार का नया गांधी है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो बिहार को लोग पिछड़ा राज्य मानते हैं और बिहारी को गरीब और लाचार के नजर से देखते हैं, लेकिन वही बिहार में जन्मे प्रशांत किशोर का जब नाम आता है तो सभी नेताओं के वो पहला पसंद बन जाते हैं, और तब एक बिहारी को ही सब नेता लोग सराखों पर चढ़ा लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज प्रशांत किशोर और उनके पार्टी जन स्वराज के बारे में हम लोग जानते और समझते हैं। वैसे प्रशांत जी का जन्म बिहार के एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ था। इन्होंने बिहार में स्कूलिंग किया, उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस के एक फंडेड प्रोग्राम में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर करीब 8 साल काम किए, और इस दौरान वो अफ्रीका के कई जगहों में कार्यरत रहे। इसी बीच प्रशांत जी को भारत के प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें भारत के पिछड़े राज्यों में गरीबी और स्वास्थ्य व्यवस्था के खराब स्थिति को बताया गया था। प्रशांत उस रिपोर्ट के डेटा को एनालाइज करके एक खुद का रिपोर्ट बनाते हैं। यही रिपोर्ट उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया और उनका पहचान भारत के टॉप पॉलिटिशियंस के साथ करवा दिया। इन्होंने लिखा था कि भारत में जहां विकास हुआ है वहां भी गरीबी और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है, और इस पेपर में प्रशांत ने बताया था कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस पेपर में गुजरात का विकास और गरीबी पर भी चर्चा किया गया था, और इसके चलते ही इनका मुलाकात हुआ नरेंद्र मोदी से, जो कि उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और यहाँ से ही प्रशांत किशोर का भारत के पॉलिटिक्स में एंट्री होता है, और फिर बन जाते हैं भारत के पहला पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। मोदी को एक फ्रेश और ब्रिलियंट माइंड चाहिए था 2012 के गुजरात इलेक्शन का स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह गुजरात में नहीं थे। इसके चलते ही प्रशांत किशोर एक परफेक्ट चॉइस बनते हैं मोदी जी के लिए। प्रशांत को गुजरात के सीएम रेसिडेंस में ही एक ऑफिस दिया गया, जहां से मोदी को एक विकास पुरुष के तौर पर इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का प्लानिंग शुरू हो गया। और फिर प्रशांत के प्लानिंग और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी से बीजेपी को तीसरी बार गुजरात इलेक्शन में जीत मिलती है, और मोदी फिर से सीएम बन जाते हैं गुजरात का। इसके बाद ही प्रशांत किशोर पर मोदी का भरोसा और भी बढ़ जाता है। अब मोदी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपने भूमिका को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, और इसमें प्रशांत का बहुत ही कंट्रीब्यूशन चाहिए था, जिससे पूरे देश में मोदी का एक परफेक्ट इमेज बनाया जाए। 2013 में मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया, जिससे प्रशांत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली।
पूरे भारत में बीजेपी के लिए इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने का। प्रशांत ने एक बहुत बड़ी टीम बनाई, सीएजी, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसमें हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी रखा गया जो सब के सब आईआईटीज और आईआईएम्स के पास आउट थे। सोशल मीडिया का यूज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशांत ने मोदी को एक मोस्ट फेवरेट लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया और फिर 2014 में बीजेपी का 282 सीट्स आया और मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन गए भारत के। प्रशांत को अब बीजेपी से उम्मीद थी कि उनको भारत सरकार में पॉलिसी मेकिंग का कोई बड़ा काम मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम तक जब उनको कोई काम नहीं मिलता है तो इसके चलते ही प्रशांत बीजेपी से दूर हो जाते हैं। 2014 एंड तक प्रशांत किशोर बीजेपी से टोटली सेपरेट हो गए थे, क्योंकि भारत में पॉलिटिशियंस जिस जनता के वोट से जीतकर पावर में आते हैं उस जनता को भी भूल जाते हैं अगले इलेक्शन तक। प्रशांत तो फिर भी एक स्ट्रेटेजिस्ट ही थे, इनको बीजेपी जीतने के बाद क्यों ही याद रखता। और तभी प्रशांत के सीएजी की टीम बन जाती है आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसका पर्पस था पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करना। इसके बाद प्रशांत नीतीश कुमार से मिलते हैं और बिहार में नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ आईपैक के हेल्प से 2015 विधानसभा इलेक्शन का कैंपेन मैनेज करते हैं और फिर बिहार में महागठबंधन को जीत मिलती है और नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन जाते हैं। बीजेपी और मोदी को 2014 इलेक्शन के बाद पहली बार किसी इलेक्शन में हार मिली थी। ये वही दौर था मोदी फैक्टर का, जब बीजेपी से किसी को भी टिकट मिल गया तो समझो आधा इलेक्शन वो जीत गया मोदी के नाम से ही। और मोदी का ऐसा इमेज बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रशांत ही थे। यहाँ से ही पूरे देश के पॉलिटिशियंस को प्रशांत किशोर पर और ज्यादा ट्रस्ट बना। नीतीश कुमार प्रशांत को एडवाइजरी का रोल देते हैं, जो कि बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट रोल था। इसी बीच पंजाब के कांग्रेस लीडर कैप्टन अमरिंदर, जो 2 बार से इलेक्शन हार रहे थे, उनको भी प्रशांत के स्ट्रेटेजी से जीत मिलती है और पंजाब के वो सीएम बन जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर के कहने पर ही राहुल गांधी ने प्रशांत को यूपी के 2017 विधानसभा इलेक्शन के लिए कैंपेन मैनेज करने का जिम्मा देते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ प्रशांत का कोऑर्डिनेशन सही नहीं था और न ही कांग्रेस के नेता प्रशांत के अकॉर्डिंग कैंपेन कर रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस बुरी तरह इलेक्शन हार जाती है यूपी में और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। ये ठीक वैसा ही था कि पायलट को रख तो लिए, लेकिन जहाज प्लेन खुद ही उड़ाना है तो एक्सीडेंट तो होना ही था। इससे प्रशांत के इमेज को भी थोड़ा डेंट लगता है। हालांकि नीतीश कुमार प्रशांत के पोटेंशियल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे और 2018 में प्रशांत को जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, लेकिन ये वही टाइम था जब नीतीश का पार्टी महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही थी। नीतीश को इस बात का बिल्कुल अंदाजा था कि अगर उनके पार्टी को बिहार के बाहर भी एक बड़ा पार्टी बनकर उभरना है तो ये काम केवल प्रशांत ही कर सकते हैं। लेकिन ये तो पॉलिटिक्स ही है, कब कौन कहां पलट जाए ये कहां कोई जानता है। 2019 में सीएए एनआरसी का मुद्दा आता है और प्रशांत और नीतीश में तय होता है कि इसका विरोध करना है पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट में नीतीश के कहने से उनके एमपी बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं सीएए एनआरसी मुद्दा पर और इसके चलते ही प्रशांत नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं। प्रशांत एक गलती कर रहे थे पॉलिटिशियंस को समझने में। इनको लगता था कि कॉर्पोरेट जैसा ही पॉलिटिशियंस का भी कमिटमेंट का वैल्यू होता है, लेकिन ये तो भारत है जहां सरकार बन जाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट तो बदलता ही रहता है। 2019 में प्रशांत का आईपैक आंध्र प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन किया और जगन मोहन रेड्डी को कंप्लीट मेजॉरिटी से जितवाकर सरकार बना दिया। इसके बाद 2020 में दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन कैंपेन के लिए केजरीवाल ने प्रशांत को बुला लिया और एक बार फिर से बीजेपी को देश के राजधानी में हरवाकर प्रशांत ने केजरीवाल का पूर्ण बहुमत का सरकार बनवा दिया। 2021 में फिर से प्रशांत बीजेपी के सामने थे एक ऐसे राज्य में जहां बीजेपी ने
बहुत सालों से मेहनत किया सरकार बनाने के लिए। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में जहां 42 लोकसभा सीट्स है, लेकिन बीजेपी को बहुत ही कम सीटें यहां से आता था। इसके चलते ही बंगाल हमेशा से मोदी और बीजेपी के रडार पर रहता है। लेकिन प्रशांत ने ममता बनर्जी का कैंपेन करके बीजेपी को हरा दिया और टीएमसी का पूर्ण बहुमत का सरकार बनवा दिया। 2021 में ही प्रशांत की आईपैक की टीम के हेल्प से तमिलनाडु में भी स्टैलिन का पार्टी डीएमके इलेक्शन जीत गया और स्टैलिन पहली बार सीएम बनते हैं। और अब प्रशांत ने साबित कर दिया था कि चाहे नॉर्थ हो या साउथ, इलेक्शन एक साइंस है और डेटा से ही चलता है और प्रशांत इसके मास्टर हैं। लेकिन अब प्रशांत को कुछ अलग करना था खुद के स्टेट बिहार के लिए, और इन्होंने ऐलान किया कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम अब नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन प्रशांत जन स्वराज अभियान का शुरुआत करते हैं, जिसमें 3000 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा करना था बिहार में और गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ना था इस अभियान से। 2 साल तक लगातार पद यात्रा करके 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज को एक पार्टी के रूप में बनाया गया। रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर मनोज भारती को जन स्वराज का पहला वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग का सिंबल मिलता है इलेक्शन कमीशन की ओर से, जो कि प्रशांत के विजन से भी मैच करता है। जन स्वराज पार्टी की ओर से 5 प्रॉमिस किए हैं प्रशांत जी। पहला है यूथ का माइग्रेशन बंद करना, मतलब कि बिहार में ही रोजगार देना, इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना, जिससे बिहार के यूथ को छोटा मोटा जॉब के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुजुर्गों को 2000 मंथली पेंशन देना, इससे गरीब लाचार लोग को थोड़ा हेल्प होगा। और तीसरा प्रॉमिस है किसान को खेती से और भी बेहतर कमाई का उपाय करना। और चौथा प्रॉमिस है महिलाओं को कम इंटरेस्ट पर लोन का व्यवस्था करवाना, जिससे महिला भी छोटा मोटा रोजगार कर सकती हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना बिहार में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आने वाले 10 साल में डिग्री होल्डर के साथ साथ स्किल्ड लोग ज्यादा होंगे बिहार में। हालांकि बिहार में पॉलिटिक्स प्योरली कास्ट बेस्ड है और प्रशांत जी का नैरेटिव हमेशा से ही क्लियर है, जिसमें एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और वुमेन एम्पावरमेंट जैसा मुद्दा है। अब ये डिपेंड करता है प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के अन्य सदस्यों पर कि वो बिहार के लोगों को कितना जागरूक कर पाते हैं। 2025 इलेक्शन तक प्रशांत किशोर ने पहले ही बोल दिया है कि वो सबके सब 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और किसी भी पार्टी से न तो इलेक्शन के पहले गठबंधन करेंगे और ना ही इलेक्शन के बाद कोई गठबंधन करेंगे। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि अगर जन स्वराज पूर्ण बहुमत से जीतेगा तो ही सरकार बनाएगा बिहार में, नहीं तो फिर से अगला 5 साल बिहार में घूम घूम कर प्रशांत किशोर जनता से मिलेंगे और अपने पार्टी के एजेंडा पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर अभी तक जितने भी पार्टी से जुड़े और काम किए, उस सभी पार्टी ने केवल इलेक्शन रिजल्ट तक ही प्रशांत के आइडिया को इंप्लीमेंट किया और उसके बाद वो सभी इलेक्शन जीतकर पावर को एंजॉय करने लगे। शायद यही कारण है कि प्रशांत खुद का एक पार्टी चाहते हैं जहां इलेक्शन जीतने के बाद भी उनके ओपिनियन को अहमियत दिया जाए और ग्राउंड लेवल पर उस सभी आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और बिहार तो उनका खुद का स्टेट है जहां विकास करने का बहुत ज्यादा स्कोप है और इसमें बिहार के लोगों का भी फायदा हो सकता है। अगर जो भी जन स्वराज का प्रॉमिस है उसको जमीन पर इंप्लीमेंट किया गया तो बिहार विकास भी करेगा। वैसे किसी पार्टी के लिए इलेक्शन में कैंपेन करना और खुद का पार्टी के लिए वोट बैंक क्रिएट करना, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हो और दूसरे साइड में वही डॉक्टर अपने किसी फैमिली मेंबर का ऑपरेशन कर रहा हो। तो सिंपल लॉजिक है, जब अपना फैमिली मेंबर सामने होगा तो स्किल के साथ साथ लॉजिक के साथ साथ थोड़ा इमोशन भी आएगा, लेकिन दूसरे में स्किल और लॉजिक पर काम होगा। मतलब क्या है, खुद के लिए वोट मांगना ज्यादा टफ होता है। अब कितना मेहनत कर पाते हैं प्रशांत किशोर और जन स्वराज के अन्य मेंबर्स, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन
प्रशांत किशोर जी का स्किल्स तो है ही इलेक्शन को कैंपेन करने का और सरकार बनाने का। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ छूट गया है हमसे प्रशांत जी के बारे में, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी अच्छी वीडियोज आप यहाँ देख पाएंगे। लेकिन बिहार को बदले बगैर मानेंगे नहीं। जय हिंद।